सभी का बायोलॉजी बूस्टर में। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये 11th क्लास स्टूडेंट के लिए है। 11th क्लास बायोलॉजी हम लोग कर रहे हैं और 11th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम चैप्टर पे ऑलरेडी मैंने 13 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। तो ये कौन सा लेक्चर है? ये 14th लेक्चर है, ठीक है। 13 लेक्चर तक हम पढ़ चुके हैं। 13th लेक्चर में हमने पढ़ा था, हमने जिम्नोस्पर्म कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। दिस इज द 14th लेक्चर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। और इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म इंपॉर्टेंट है, फ्लावरिंग प्लांट्स है। 80% जो प्लांट है इस दुनिया में वो एंजियोस्पर्म है, फ्लावरिंग प्लांट्स है, ठीक है। ज्यादातर मतलब ज्यादा तादाद में एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा तादाद में एंजियोस्पर्म रहते हैं, फिर जिम्नोस्पर्म रहते हैं, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म क्या होते हैं इसे समझते हैं। देखिए, इन एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म बोलो या फ्लावरिंग प्लांट बोलो एक ही बात है, ठीक है। द पॉलन ग्रेन एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर्स, ठीक है। देखो, द पॉलन ग्रेन जो होता है और ओव्यूल जो होता है वो आफ्टर पूरा जो प्रोसेस होगा फर्टिलाइजेशन वगैरह का, उसके बाद पॉलन ग्रेन और ओव्यूल जो है वो डेवलप हो जाएगा किसमें? फ्लावर्स में, ठीक है। फ्लावर्स में डेवलप होगा तभी फिर आगे फर्टिलाइजेशन हो, इसमें आगे फिर मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने की चांसेस इसमें बनेंगे, ठीक है। इन एंजियोस्पर्म द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। एंजियोस्पर्म की प्रॉपर्टी ये है, जैसे कि जिम्नोस्पर्म में सीड्स फ्रूट के अंदर एनक्लोज नहीं था, सीड नेक था। इसमें सीड नेक नहीं है, इसमें सीड जो है पूरा ओवरी से पूरा पल्प से घिरा हुआ रहेगा, ठीक है। जैसे एप्पल हो गया या कोई भी फ्रूट हम जो खाते हैं वो उसमें हम ओवरी वाला पार्ट खाते हैं, ठीक है। तो सीड के बाहर जो पार्ट रहता है उसको क्या कहते हैं? ओवरी वाला पार्ट है। तो सीड मतलब यहाँ पे नेक्ड नहीं है, सीड घिरा हुआ है किसी चीज से। तो ये प्रॉपर्टी होती है किसके? एंजियोस्पर्म की। इन एंजियोस्पर्म द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, ठीक है। The angiosperm are an exceptionally large group of plants occurring in wide range of habitats. देखो, एंजियोस्पर्म में लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स आते हैं, लार्ज प्लांट्स आते हैं ज्यादातर, ठीक है। जैसे कि उसमें तो मिड वाले प्लांट, जिम्नोस्पर्म में कैसे मीडियम साइज और लार्ज प्लांट ऐसे आ रहे थे, उसमें मीडियम साइज भी आते हैं, लार्ज भी आते हैं। इसमें ज्यादातर लार्ज आते हैं, मैक्सिमम लार्ज प्लांट्स इसमें आते हैं इस कैटेगरी में। अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट, जो कि अलग अलग हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। कोई कोल्ड कंडीशन में होगा, कोई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होगा, कोई कहीं होगा, ठीक है। तो अलग अलग हैबिटेट्स में ये पाए जाते हैं एंजियोस्पर्म वाले प्लांट, ठीक है। दे रेंज इन साइज फ्रॉम स्मॉलेस्ट वॉल्फिया। देखो, इनकी जो रेंज है ना साइज की, वो भी वेरी करती है। बहुत छोटे भी हो सकते हैं और बहुत बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे बड़ा प्लांट कौन सा था? सबसे बड़ा प्लांट कौन सा था? सिकोवा किसमें आता है? जिम्नोस्पर्म में आता है। 120 मीटर हाइट थी इसकी। यहाँ पे भी एक बड़ा प्लांट है जिसका नाम है यूकैलिप्टस, ठीक है। इसकी हाइट भी 100 मीटर के आसपास है, ठीक है। और सबसे छोटा प्लांट दुनिया का कौन सा है? वॉल्फिया। कोई आपसे कभी पूछे कि दुनिया का सबसे छोटा प्लांट कौन सा है, तो आप जवाब देना वॉल्फिया, ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कौन सा? सिकोवा। यूकैलिप्टस भी बड़ा है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा सिकोवा ही है, ठीक है। तो इनकी जो रेंज है ना, दे रेंज इन साइज फ्रॉम स्मॉलेस्ट वर्ड यूज किया यहाँ, टॉलेस्ट नहीं किया ये वर्ड यूज, ठीक है। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, वॉल्फिया है इसमें। और टू द टॉल ट्रीज बोला है, टॉलेस्ट नहीं बोला है। टॉल ट्रीज ऑफ यूकैलिप्टस भी हो सकता है जिसके हाइट भी बहुत ज्यादा होती है, 100 मीटर के आसपास होती है, ठीक है। क्लियर है ये बात? एक चाइनीज बम्बू होता है, चाइनीज बम्बू की स्टोरी सुनी होगी ना आपने, ठीक है। तो कभी भी आपकी सक्सेस पे, कभी भी आप बहुत मेहनत कर रहे हो और नतीजे ना मिल रहे हो, तो चाइनीज बम्बू वाली स्टोरी याद रखना कि बहुत टाइम बाद 4-5 साल तक उसे आप पानी दोगे, खाद दोगे, लेकिन कोई ग्रोथ नहीं दिखेगी। जबकि दूसरे जो प्लांट होते हैं बहुत बड़े हो जाते हैं 4-5 साल में, लेकिन जब 4-5 साल बाद उसकी ग्रोथ होना शुरू होती है चाइनीज बम्बू की, तो विद इन 2 वीक यानी कि 2 हफ्तों के अंदर उसकी हाइट जो है बहुत ऊपर, बहुत ज्यादा हो जाती है एकदम से, ठीक है। मीटर्स में हो जाती है, 80 मीटर 100 मीटर के आसपास, ठीक है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, एक मोटिवेशनल चीज है कि कभी भी हमें जो है गिव अप नहीं करना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, ठीक है। आपने कभी भी एफर्ट किया है ना, तो उसका आपको नतीजा जरूर मिलेगा। हो सकता है कभी कभी भगवान थोड़ा सा देख नहीं पाते हमें, तो थोड़ा लेट मिलता है उसका नतीजा, लेकिन मिलेगा जरूर, ये चीज तय है, ठीक है। अगर आपने एफर्ट किया है तो, ठीक है।
आप आज अगर अच्छे से पढ़ोगे तो ये आपके 11th में तो काम आएगा, ये आएगा नीट में भी काम आएगा। कभी भी पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो वेस्ट नहीं जाती दोस्तों, ठीक है, कि आपने पढ़ाई की, आपने बहुत मेहनत की और वो वेस्ट चलेगी, वेस्ट कभी नहीं जाएगी, वो हमेशा काम आएगी। और कोई चीज वेस्ट जा सकती है लेकिन पढ़ाई वेस्ट कभी नहीं जाएगी, ठीक है। चलिए ये यहाँ तक मैंने बताया। इसके बाद दे प्रोवाइड अस फूड, ये क्या प्रोवाइड करते हैं हमें? फूड प्रोवाइड करते हैं, फॉडर प्रोवाइड करते हैं, फॉडर मतलब चारा, फ्यूल प्रोवाइड करते हैं, तेल। कैसे फ्यूल? कैसे? अरे इन्हीं को जला दो, फ्यूल हो गया ना, ये वुड भी तो एक फ्यूल ही है। मेडिसिन, दवाइयाँ बनती हैं इनसे। एंड सेवरल अदर कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, और दूसरे भी कई सारे कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंट है एंजियोस्पर्म, ठीक है। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, ये 2 क्लासेस में डिवाइडेड है, मोनोकॉटिलिडन और डाइकोटिलिडन, ठीक है। मोनो मतलब सिंगल कॉटिलिडन, ठीक है। जैसे चना होता है ना, चना, चना खाया आपने? अरे चना खाया है नहीं खाया? ये चना बनाता हूँ मैं, ठीक है। ये मान लो चना है ऐसे, ठीक है। अब ये जो चना होता है इसमें 2 पार्ट में डिवाइडेड है ना, ये एक कॉटिलिडन ये है, एक कॉटिलिडन ये है, तो ये कैसा है? डाइकोटिलिडन है। जबकि आप अगर देखेंगे मक्के का जो बीज रहता है, मक्के का बीज रहता है वो सिंगल ही रहता है। मक्के के बीज को आप तोड़ सकते हो? अरे तोड़ तो सकते हो, ऐसे हथौड़ा लेके आप तोड़ दोगे तो टूट ही जाएगा, सीधी सी बात है। ऐसे नहीं, मतलब आप सिंपल से ऐसे सॉफ्ट हैंड से अगर तोड़ने की कोशिश करेंगे तो टूटेगा नहीं। गेहूं हुआ, मक्का हुआ, चावल हुआ, ठीक है, ये टूटेगा नहीं, सिंगल रहता है, तो ये मोनोकॉट होता है। डाइकॉट जैसे कि जो इजीली 2 भागों में टूट जाए, जैसे कि चना हो गया, मटर हो गया, ये सब, ठीक है, तो ये डाइकॉट होता है। तो एंजियोस्पर्म को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, डाइकोटिलिडन्स एंड मोनोकॉटिलिडन्स, ठीक है। कॉटिलिडन इस पार्ट को कहते हैं, इसीलिए इसको डाइकोटिलिडन बोला। तो 2 पार्ट वाले आएंगे इसमें, चना आएगा, जैसे मटर आएगा, ठीक है। मोनोकॉटिलिडन यानी कि सिंगल पूरा साबुत बीज हो, जैसे इसमें क्या आएंगे? राइस आ गया, चावल आ गया, गेहूं आ गया, ये सब, ठीक है, ये चीजें इसमें आएंगी। अब डाइकोटिलिडन की पहले बात करना है यहाँ पे। डाइकोटिलिडन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सीड हैविंग 2 कॉटिलिडन। मैंने बताया सीड में 2 कॉटिलिडन होंगे। रेटिकुलेट वेनिशन, रेटिकुलेट वेनिशन मतलब क्या होता है? ये जैसे आपका, ये जैसे आपकी एक पत्ती हो गई, ये पत्ती बना दी मैंने, ठीक है। अब रेटिकुलेट वेनिशन मतलब क्या होता है? इसमें लाइनें किस तरीके से हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर लाइनें हैं इसमें, इस तरीके से अगर वेब के फॉर्म में लाइनें हैं इसमें, तो ये कौन सा वेनिशन है दोस्तों? ये रेटिकुलेट वेनिशन है। अलग अलग टाइप के वेनिशन होते हैं, लीफ और प्लांट के हिसाब से वेरी करते हैं। तो इसमें इनमें डाइकोटिलिडन में कैसा वेनिशन होता है? रेटिकुलेट वेनिशन होता है। याद रखना इस चीज को हमेशा, ठीक है। कोई भी प्लांट आपको कोई बीज दे दे, और मान लो आपको मटर का बीज दे दिया, ठीक है, और आपसे पूछ ले अब डाइकोट है, ये डाइकोट है, तो इसका पेड़ जो होगा उसमें कैसी लीव्स होंगी? ऐसी होंगी, रेटिकुलेट वेनिशन होगा, ठीक है। रेटिकुलेट वेनिशन इन लीव्स एंड टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर। टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर क्या होते हैं? टेट्रामेरस, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, ठीक है। देखो क्या होता है, एक फ्लावर होता है ना, जैसे ये एक फ्लावर बनाता हूं मैं, ये एक फ्लावर बना दिया मैंने, ठीक है। अब फ्लावर में कई चीजें होती है। सेपल होता है, ये होता है सेपल, नीचे वाला पार्ट, और ये ऊपर वाला पार्ट होता है पेटल, ठीक है। इसके बाद इसमें कई सारी चीजें होती हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जैसे ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया स्टैमन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मान लो आपका ये हो गया कार्पेल, ठीक है। तो 4 और 5 से क्या मतलब है? टेट्रा और पेंटा से क्या मतलब है? टेट्रामेरस फ्लावर का मतलब क्या होता है कि ये हमेशा 4 में होंगे, ठीक है। ये हमेशा 4 के ग्रुप में होंगे। जैसे सेपल होगा तो वो 4 होगा, ठीक है। कार्पल होगा तो 4 होगा, पेटल होगा 4 होगा, ठीक है। मतलब आपने कोई फ्लावर देखा तो उसमें 4 पत्तियां हो या 5 पत्तियां हो तो वो इस कैटेगरी में आएगा, ठीक है। नीचे वाला जो पार्ट होता है ग्रीन ग्रीन, उसमें भी आप देखेंगे जो नीचे ग्रीन पार्ट होता है वो भी कितने होंगे? 4 या 5 के ग्रुप में होंगे, ठीक है। तो वो कहलाता है आपका पेंटामेरस फ्लावर। तो 4 या 5 के ग्रुप में हो ये चीजें, सेपल, पेटल, ये सब,
तो कहलाता है टेट्रामेरस या पेंटामेरस फ्लावर, ठीक है। Having 4 or 5 members in each floral walls, वही बात है, each floral walls में क्या होगा, या तो 5 होंगे या 4 के कॉम्बिनेशन में होंगे, सेपल पेटल, ये जो चीजें होती हैं ये सब, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्शन बेसिक हमने देखा एंजियोस्पर्म का। इसके बाद और चीजें इसमें समझते हैं आगे क्या है। तो और कुछ बातें करते हैं एंजियोस्पर्म के बारे में। देखिए, द मोनोकोटिलिडन ऑन द अदर हैंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय सिंगल कोटिलिडनस सीड। सिंपल सी बात है, डाइकॉट हमने समझ लिया, अभी डाइकोटिलिडन समझ लिया। मोनोकोटिलिडन क्या होते हैं? द मोनोकोटिलिडन ऑन द अदर हैंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय सिंगल कोटिलिडन। सिंगल कोटिलिडन होगा इनके पास, सिंगल कोटिलिडनस सीड होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको मक्के का, जैसे कि एग्जांपल दिया था राइस का, जैसे एग्जांपल दिया था व्हीट का, ठीक है। पैरेलल विनेशन इन लीव्स, विनेशन कैसे होगा? पैरेलल, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ठीक है। मान लो ये एक लीव है, ठीक है, ये एक लीव है मान लो, तो इसमें विनेशन कैसा होगा? इसमें विनेशन इस तरीके से होगा, पैरेलल विनेशन होगा, ठीक है। जबकि वहां पे कैसा था? वहां पे वेब के फॉर्म में था। डाइकॉट में कैसा था? वेब के फॉर्म में था, मतलब एक वेब सा बना रहा था वो विनेशन। जबकि यहाँ पे विनेशन कैसा है? पैरेलल है, ठीक है। यही बात इन्होंने बताई है। And trimbrous flowers having 3 members in each floral walls, वहां पे कैसा था? 4 या 5 के अरेंजमेंट थे, ठीक है। यहाँ पे कैसे अरेंजमेंट है? ट्रिमरस फ्लावर्स के अरेंजमेंट है, ठीक है। मतलब जो भी सेपल पेटल होंगे वो 3 के सेट में होंगे यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है ये बात? The male sex organ in flower is stamen. मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं? स्टैमेन कहते हैं, याद रखना। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं? पिस्टल कहते हैं, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन is called the male sex organ in a flower. फ्लावर में जो मेल सेक्स ऑर्गन रहता है उसको स्टैमेन कहते हैं, हमेशा याद रखना है आगे के लिए भी। And each stamen consists of slender filaments. और each stamen, हर स्टैमन में क्या होगा? एक स्लेंडर होगा। एक कंस्ट्रक्शन का काम ऑफिस चालू हो गया आज, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अवॉइड करना वॉइस को और पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखो इस तरीके से होता है ये कुछ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, each stamen consists of a slender filament. slender filament ये हो गया, ये filament हो गया, ठीक है। with an anther, ये एंथर हो गया। और इसके अंदर क्या भरे रहता है? पॉलन भरे रहता है, इस तरीके से, ठीक है। ये मेल सेक्स ऑर्गन हो गया, ठीक है। ये मेल सेक्स ऑर्गन है। with the anther, within the anther the pollen mother cell divide by meiosis. अब इस एंथर के अंदर क्या रहता है? पॉलन मदर सेल रहते हैं, ठीक है। इस एंथर के अंदर क्या होते हैं? इस एंथर के अंदर होते हैं पॉलन मदर सेल, ठीक है। इस एंथर के अंदर इस तरीके से, ये डायरेक्ट पॉलन नहीं होते, पहले इसमें पॉलन मदर सेल होता है ऐसे, ठीक है। अब ये पॉलन मदर सेल डिवाइड करता है, ठीक है। पॉलन मदर सेल डिवाइड बाय मियोसिस। कैसा डिवीजन होगा? याद रखना, मियोसिस होगा, ठीक है। टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स व्हिच मैच्योर इनटू माइक्रोस्पोर ही पॉलन बनते हैं मैच्योर होने के बाद, ठीक है। जो कि मियोसिस के बाद पॉलन मदर सेल क्या करता है? डिवाइड करता है मियोसिस के थ्रू और प्रोड्यूस करता है माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर आगे जाके फिर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है। तो ये थी मेल की कहानी। अब फीमेल में क्या होता है? फीमेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज द पिस्टल। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या रहता है? फ्लावर में पिस्टल रहता है, ठीक है। पिस्टॉल मत कर देना, पिस्टल है, पिस्तौल, ठीक है। वो वाला नहीं है, ये पिस्टल है, ठीक है। वैसे बड़ा अजीब सा जोक था, ठीक है। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ अ स्वेलन ओवरी एट इट बेस। अब पिस्टिल जो रहेगा उसमें कंसिस्ट ऑफ अ स्वेलन ओवरी एट इट बेस। उसके बेस पे कैसा रहेगा? स्वेलन ओवरी रहेगा। इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर रहता है इसका, ठीक है। हाँ, तो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर रहता है। देखो, द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज द पिस्टल। पिस्टल कंसिस्ट ऑफ अ स्वेलन ओवरी। ये वाला पार्ट क्या है? ओवरी है। एट इट बेस में है क्योंकि ये, एंड अ लॉन्ग सिलेंडर स्टाइल। ये है स्टाइल और ये है स्टिग्मा। मैं इसको मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। ये है ओवरी, ये है स्टाइल और ये है स्टिग्मा, ठीक है।
स्टाइल को हिंदी में व्रतिका कहते हैं और स्टिग्मा को व्रतिकाग्र कहते हैं, ठीक है। ओवरी को अंडाशय कहते हैं, ठीक है। तो देखो मैं फिर रिपीट करता हूँ, द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज द पिस्टल। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या रहता है, फ्लावर में पिस्टल रहता है। पिस्टल कंसिस्ट ऑफ अ स्वेलन ओवरी, स्वेलन ओवरी है पिस्टल के पास। ये पूरा जो है ना ये पिस्टल ही है भाई, ठीक है, समझ लो, ये पूरा स्ट्रक्चर पिस्टल ही है, जिसमें स्वेलन ओवरी है बेस में, फिर एक फिलामेंट है, ये सिलेंडर जो है इसको कहते हैं स्टाइल, और ये जो ऊपर वाला पार्ट रहता है इसको कहते हैं स्टिग्मा। यहीं पे पॉलन ग्रेन आके रुकते हैं, ठीक है, समझ में आई ये बात। इनसाइड द ओवरी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। अब ये ओवरी के अंदर क्या होता है, इस तरीके से ओव्यूल होता है, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या होता है, ऐसे ओव्यूल होता है, ठीक है। ये जो रेड वाला बनाया है मैंने, क्या है, ये ओव्यूल है। Inside the ovary, ovule is present. Generally, each ovule has a megaspore mother cell. अब ओव्यूल के अंदर, हर ओव्यूल के अंदर एक मेगास्पोर मदर सेल होता है, that undergo meiosis. ये भी meiosis करता है to form haploid megaspores, और ये haploid megaspores बनाता है, मेगास्पोर से ही एग बनेगा। फिर जैसे यहाँ पे आपका माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बने थे, वैसे मेगास्पोर से क्या बनेगा, आपका एग बनेगा, ठीक है। Generally, each ovule has a megaspore mother cell that undergoes meiosis to form four haploid megaspores, ठीक है। 3 of them degenerate and 1 divide to form embryo sac. अब इसमें से 4 जो बनते हैं, meiosis हुआ तो 4 मेगास्पोर बने, इसमें से 3 तो डिजेनरेट हो जाते हैं, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, और एक परसिस्ट करता है, एक बचता है, और वो फॉर्म करता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक बनाता है, और एम्ब्रियो सैक से ही आगे फिर पूरा प्रोसेस होगा अब आगे, ठीक है। ईच एम्ब्रियो सैक, अब हर एम्ब्रियो सैक में, क्योंकि ये तो एक फ्लावर के एक पार्ट की कहानी है, ऐसे बहुत सारे पार्ट होंगे उस फ्लावर में, एक फ्लावर में ये एक है ओवरी थोड़ी रहेगी, बहुत सारी ओवरीज होंगी। तो हर एम्ब्रियो सैक जो है ना, हर मतलब ये पूरे पिस्टल के अंदर जो हर एम्ब्रियो सैक है, ईच एम्ब्रियो सैक हैज अ 3 सेल्ड एग apparatus। इसके पास कुछ चीजें रहेंगी, कुछ चीजों से मिलके बना हुआ है ये एम्ब्रियो सैक। अब ये एम्ब्रियो सैक तो सर ये तो इतना सा एम्ब्रियो सैक है, हमें तो ये एम्ब्रियो सैक ही दिखाई नहीं दे रहा। अरे इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे, इसको अच्छे माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना आप, तो आपको इसमें बहुत सारी चीजें नजर आएंगी, वही चीजें बताई हुई हैं सारी, ठीक है। क्या होता है इसमें, हैज अ 3 सेल्ड एग apparatus। एक तो एग apparatus होता है जो कि 3 सेल का होता है, 1 एग सेल, एक एग सेल होता है, 2 सिनर्जिड्स, 2 सिनर्जिड होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल, 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, और 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो कितनी चीजें हो गई है, 1 2 3 4 5 चीजें, टोटल सेल्स गिनते हैं अपन, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब देखो 3 सेल्ड एग apparatus, 1 एग सेल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 है ये, इसलिए इसको 8 सेल 7 न्यूक्लियाई स्टेट भी कहते हैं, ठीक है। 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्टेट कहते हैं, 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्टेट, ठीक है। 1 3 हो गए, 3 3 6 7 8, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेट भी कहते हैं इसको। 7 सेल्ड क्यों, क्योंकि ये ऐसे 7 सेल हैं, इस एम्ब्रियो सैक में 7 सेल हैं, एक सेल ये हो गया, एक एम्ब्रियो सैक के ये सेल हो गया, फिर ये सेल हो गया, ये सेल हो गया, 2 सेल, ठीक है। अच्छा ये एक ही सेल है, तो ऐसे ये सेल टोटल कितने हैं, 8 हैं, ठीक है, और 7 है टोटल सेल, और न्यूक्लियाई 7 सेल हैं और 8 न्यूक्लियाई है। देखो ये आया है इसलिए यहाँ पे बता दिया, ये आपकी 12th क्लास में जब आप रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में आएगा, लेकिन याद रखना है, मतलब 7 सेल में लिख देता हूँ उसको, इंपॉर्टेंट है ये। सेवन सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज जो होती है ना, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज जो होती है वो पाई जाती है एंजियोस्पर्म में, फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के टाइम पे एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है ये, ठीक है। क्लियर है बात। ये अभी फिलहाल इस क्लास के हिसाब से 11th क्लास के हिसाब से आप इतना याद रखिए
इसको आगे 12th में और डिटेल में आएगा। किसी बच्चे को और ज़्यादा जिज्ञासा हो तो रेफरेंस बुक से और वो पढ़ सकता है, ये 12th क्लास वाले मेरे वीडियोस देख के उसको सीख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें मैंने आपको बताई कि 7 सेल 8 न्यूक्लियेट स्टेट होती है एम्ब्रियो सैक के अंदर, ठीक है। क्लियर है ये बात?